हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 10 CBSE मैथ्स बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2026। पेपर कोड इज 32(2) एंड सेट 2। तो देखो, अगर मैं इस पेपर की बात करूँ, इसके डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ, तो इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है बेटा वो होगा ईजी टू मॉडरेट एज़ कम्पेयर टू सेट 1। इसमें जो क्वाड्रेटिक की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी टिपिकल थी, और कुछ क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव वाले, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट पेपर काफ़ी सेम होता है। तो जो क्वेश्चन सेट 2 के सेट 1 में होंगे वो मैं सेट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो मैं इस वीडियो में उनको नहीं कवर करूँगा। एंड फॉर दैट आप मेरी उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो बिफोर वी डिस्कस विद द पेपर, अब इसके अगर एनालिसिस की बात करें इस पेपर की, तो वो बिल्कुल सेम ही है। सेट 1 का जो एनालिसिस था, मतलब जो चैप्टर वाइज एलोकेशन थी मार्क्स की, वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है, वो कुछ भी चेंजेस नहीं है। सो आइए लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सो क्वेश्चन नंबर 2, there are two sections A and B of grade 10. There are 28 students in section A and 30 students in section B. What is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A or section B? वो कह रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th के दो सेक्शन हैं, ए और बी। सेक्शन ए में 28 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट हैं सेक्शन बी में। तो मुझे कम से कम कितनी बुक्स रिक्वायर्ड होंगी क्लास लाइब्रेरी के लिए, सो दैट कि सेक्शन ए या सेक्शन बी में वो इक्वली क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट। अब देखो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। देखो, अब उसने कहा है कि जो मुझे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने, या तो मैं एट उस पर्टिकुलर टाइम पे सेक्शन ए में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा या सेक्शन बी में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। मुझे दोनों सेक्शन में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर दोनों में करना होगा तो मैं हर स्टूडेंट को एक एक बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तब तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 28 + 30 दैट इज 58। लेकिन वो ये कहना चाह रहा है या तो मैं सेक्शन ए में करूं या सेक्शन बी में, तो जो मुझे बुक्स रिक्वायर्ड होंगी वो इन दोनों की वैल्यू से ज्यादा ही होगी। दैट मीन्स आई नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। सो अगर 28 की बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो हो जाएगी 2² × 7, और 30 की हो जाएगी आपकी 2 × 3 × 5। सो एलसीएम के केस में क्या होता है, हमें हाईएस्ट पावर देखनी होती है प्राइम नंबर्स की, दैट इज 2² × 3 × 5 × 7। ओके, सो द आंसर वुड बी 420, दैट इज ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। The pair of linear equation 3x/2 plus 5y/3 is equals to 7 and 9x plus 10y equals to 14 is। तो हमें बताना है कि इन दोनों इक्वेशंस का बेसिकली नेचर बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या अगर कंसिस्टेंट भी है तो क्या उसके अंदर वन सोल्यूशन होंगे या कई सारे सोल्यूशन होंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, a1/2, तो 3/2 डिवाइडेड बाय 9, जो कि हो जाएगा आपका 3/18 विच इज 1/6। नाउ फॉर b1/b2, 5/3 अपॉन 10, जो कि हो जाएगा 5/30 विच इज ऑल्सो 1/6। एंड फॉर द c1/c2 दैट इज 7/, एक्चुअली -7 होगा बिकॉज हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे 7 को, तो -7 होगा बाय -14 विच इज 1/2। तो हम देख सकते हैं कि एज a1/a2 is equal to b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये आपकी नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट होगा। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are 3 consecutive terms of an AP is। तो आपको ये 3 टर्म्स दे दी गई हैं AP में, और आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या आ गई अगर ये तीनों AP में। तो देखो, अगर आपकी 3 टर्म्स ए बी और सी, लेट्स से पास 3 टर्म्स है ए बी एंड सी, एंड दे आर इन एपी, देन आई कैन से कि जो आपकी मिडल टर्म है बी, वो ए और सी का अरिथमेटिक मीन होता है। आई कैन से बी इज इक्वल्स टू a प्लस c/2। और ये जो चीज बेटा कैसे बनी है, आप क्या कर सकते हैं, आप a2 माइनस a1 कर लीजिए, दैट इज कॉमन डिफरेंस, और a3 माइनस a2 वो भी कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि एक ही सेम एपी के कॉमन डिफरेंस है तो सेम होंगे,
तो ये रिजल्ट जो है वो वहां से बनता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दूं तो इट विल बिकम x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3x प्लस 2 बाई 2। सो 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं, 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2। तो 3x equals to 18. So the value of x will be 6. That is option A. Okay. Now, next question. The distance between the points 4, P and 1, 0 is 5. Then P is equal to. तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो आपको दो पॉइंट्स के बिटवीन आपको डिस्टेंस गिवन है 5, तो आपको P की वैल्यू बतानी है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये आपका 5 के इक्वल। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दैट इज 3 स्क्वायर 9 p स्क्वायर और 25 का स्क्वायर बिकम 25। सो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो p की वैल्यू ध्यान रखना बेटा 4 नहीं होगी, प्लस माइनस 4 होगी। अगर आपने 4 कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर p देखो, अगर p यहां पे किसी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता तो हमारा p जो है 4 ही होता, बिकॉज डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता था। उस केस में आपका -4 रिजेक्ट हो जाता। बट क्योंकि यहाँ पे p एक y कोऑर्डिनेट है एंड y कोऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव, सो यहाँ पे p की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी और p की वैल्यू नेगेटिव भी होगी। आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है एमसीक्यूज में। देखो 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। इवेल्युएट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो cos 60 डिग्री हमारा क्या होता है 1/2, तो 1/2 स्क्वायर प्लस secant 30 डिग्री क्या होगा cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस एंड tan 45 डिग्री इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर। ओके, सो इट विल बिकम 5/4 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4 स्क्वायर 4 into 4 is 16/3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर आपका क्या बन जाएगा 1। टेक एलसीएम 12, so 5 3s are 15 plus 16 4s are 64 minus 12, so the answer is 67/12। Got it? इजी क्वेश्चन था ये आपका। नाउ इसकी ऑप्शन देखते हैं 22nd क्वेश्चन की। प्रूविंग पे बेस्ड है। प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू कोसिकेंट अल्फा। तो इसके अंदर हम LHS को सॉल्व करेंगे। इट वुड बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा। तो देखो ऐसा करते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि मुझे कोसिकेंट चाहिए RHS में, तो ऐसा करता हूँ साइन कॉस में फिलहाल अभी कन्वर्ट नहीं करते, इसको क्या करते हैं लेट्स टेक एलसीएम फर्स्ट। तो जो इसका एलसीएम है वो आ जाएगा 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा, और न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, अगर आपको आइडेंटिटीज पता हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा हमारा होता है कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस कोसिकेंट अल्फा बाय 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा। नाउ टेक कोसिकेंट अल्फा कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, सो इट विल बिकम कोसिकेंट अल्फा in the bracket cosecant alpha plus 1 by 1 plus cosecant alpha। अब ये ब्रैकेट कैंसल आउट हो जाएगी। सो तो जो हमारे LHS है क्या आ गया कोसिकेंट अल्फा, जो कि हमारे किसके इक्वल है RHS के। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल्स। Find the value of p for which 1 0 of quadratic polynomial px square, आपको polynomial given है px square
-14x + 8 इज 6 टाइम्स द अदर। कह रहा है आपको p की वैल्यू बतानी है जिसमें एक जीरो दूसरे जीरो का 6 टाइम्स है। ओके, अब देखो वैसे तो हम जीरोस नॉर्मली क्या लेट करते हैं, अल्फा और बीटा, बट क्योंकि यहां पर अल्फा और दोनों जीरोस के बिटवीन रिलेशन गिवन है, तो लेट वन जीरो बी अल्फा, देन आई कैन टेक अदर जीरो एज 6 अल्फा, क्योंकि उसने कहा है कि 6 अल्फा है, 6 टाइम्स है। ओके, अब मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, आई विल यूज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर मैं सम ऑफ जीरोस लगाना चाहूं तो अल्फा प्लस 6 अल्फा मेरा होगा -b/1 इक्वल, तो 7 अल्फा, बी हमारा -14 है तो माइनस बी हमारा 14 हो जाएगा बाय पी। ओके, तो यहां से अगर मैं अल्फा की वैल्यू ढूंढना चाहूं तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2/p। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस अल्फा की वैल्यू को हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में पुट कर देंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल टू c/a। सो इट विल बिकम 6 अल्फा स्क्वायर, तो c हमारा 8 है और a हमारा p है। सो 6 अल्फा स्क्वायर मीन अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो 2/p का स्क्वायर क्या होगा, 4/p स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। नाउ अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो इट विल बिकम 24p इज इक्वल टू 8p स्क्वायर। ओके, सो 8p स्क्वायर माइनस 24p इक्वल टू 0। तो अगर मुझे p की वैल्यू ढूंढनी है तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। क्या करते हैं, 8p को कॉमन ले लीजिए, सो इट विल बिकम 8p इंटू p माइनस 3 इक्वल टू 0। सो p की दो वैल्यूज आ गई है, p इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 3। लेकिन हमें p इक्वल टू 0 को रिजेक्ट करना होगा बेटा। क्यों करना होगा, बिकॉज अगर p हमारा 0 हो गया देन ये जो हमारी टर्म है पी एक्स स्क्वायर विल बिकम 0। और आपको पता है अगर ये टर्म 0 हो गई तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहे, मेंटेन रहे, सो हमारा आंसर क्या होगा, हमारी p की वैल्यू 3 होगी। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे बेस्ड है और ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा, दैट इज एग्जांपल 2। ओके, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी shown in the figure if the radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB is 120 डिग्री। तो देखो आपको क्या करना है, इस सेगमेंट के एरिया फाइंड आउट करना है जहां अगर आपको रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस इज 21 सेंटीमीटर और आपको जो एंगल दिया हुआ है सेंट्रल एंगल वो 120 डिग्री गिवन है। ओके, तो देखो जो सेगमेंट का एरिया होता है वो कैसे मिलता है, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया तो क्या करना पड़ेगा हमें माइनस, लेकिन अगर तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल होता है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होती, उसके लिए हम √3/4 लगा लेते। 90 डिग्री एंगल होता है सेंट्रल एंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लेते हैं डायरेक्टली। तो हमें क्या करने पड़ेगा, यहाँ पे वी हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्रॉम द ओ हम एक ओसी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ऑन ए बी। ओके, और हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना, अब एक बात बताइए, अगर ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये एंगल एओसी आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। लेकिन ये क्यों होगा, बिकॉज आपकी ये जो ट्राइंगल होती है एओसी और आपकी जो ट्राइंगल है बीओसी, ये बेटा कॉन्ग्रेट हो जाती है आरएचएस क्राइटेरिया से, दोनों ईच ऑफ 90 डिग्री, ओसी कॉमन एंड ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सो बाय दिस आई कैन से आपका जो एंगल एओसी होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बाय सी पी सी। ओके, नाउ अब देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा ट्राइंगल का, बट फॉर दैट वी विल टेक ए बी एज बेस एंड ओ सी एज अ हाइट। तो मुझे एक तो ओ सी फाइंड आउट करना है और एक ए सी फाइंड आउट करना है। सो अगर मुझे ओ सी फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे हेल्प लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इस एओसी एंगल के लिए ओसी आपका बेस है और 90 के ऑपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, तो देन वी विल यूज कॉस। सो कॉस 60 डिग्री। ओके, तो बेस ओसी, हाइपोटेन्यूज ओ ए। तो यहां से जो आपका कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2,
OC हमें फाइंड आउट करना है, OA हमारा 21 है, तो OC की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 21/2 सेंटीमीटर्स। ओके, एंड फॉर द AC हम क्या करेंगे, हम साइन को यूज़ कर लेंगे बिकॉज एंगल के ऑपोजिट, इस AOC एंगल के ऑपोजिट AC है, तो साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर AC बेस OA, तो साइन 60 होता है √3/2, AC वी नीड टू फाइंड एंड OA इज 21। तो यहाँ से आपकी जो AC की वैल्यू है वो आ जाएगी 21√3/2 सेंटीमीटर। लेकिन जो AB होगा वो आपका AC के ट्वाइस होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, और आपने जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाई है CPCT से भी हो जाए। तो जो आपकी AB की वैल्यू होगी, अगर इसका हम डबल करेंगे, इट विल बी 21√3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, जो कि होगा आपका θ/360 इंटू πr², जो कि होगा बेटा थीटा इज 120/360 इंटू 22/7 एंड आर है हमारा 21 इंटू 21। तो ये 3 पे गया, इन दोनों ने 21 को कट कर दिया, तो ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, हाफ इंटू बेस आपका AB है, हाइट आपकी हो जाएगी OC, तो हाफ इंटू बेस AB इज 21√3, OC is 21/2, so it will be 441√3/4 centimeter square. Now for the area of segment, तो हम क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से विच इज 462 में से 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। तो दिस इज योर एरिया ऑफ सेगमेंट। आप चाहो तो बाय टेकिंग LCM 4 LCM लेकर आप उसको कॉमन भी लेके जा सकते हैं, बट इतना भी करेंगे तो सफिशिएंट हो। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लो जी, ये तो आपको सर्कल के थ्योरम के हाई प्रूफ आ गया। आपके पास सर्कल की दो थ्योरम्स होती हैं, एक तो ये है और दूसरी होती है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। वो थ्योरम का प्रूफ आपको उसका सेट 1 में आया हुआ था। तो देखिए इसके अंदर क्या है, क्या प्रूफ करना है बेसिकली हमें, कि हमारे पास एक लेट से टेंजेंट है, दिस इज द टेंजेंट AB, जिस सर्कल का ये टेंजेंट है दैट उसका सेंटर O है, एंड ये लेट से C इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, AB is tangent to a circle with center O and C is the point of contact, and we need to prove कि ये जो रेडियस है OC वो आपका AB के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब इसको प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, इस AB के ऊपर एक पॉइंट, लेट्स टेक अ पॉइंट P, सो टेक पॉइंट P on AB एंड ज्वाइन OP, और हम OP को क्या करवा देते हैं, ज्वाइन। एंड लेट्स से जब मैंने OP को ज्वाइन किया, इसने सर्कल को इस पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट किया, तो टेक पॉइंट P on AB एंड ज्वाइन OP such that OP intersect circle at Q।
अब देखो ये ऐसा क्यों किया गया। अब देखो, अब मेरे पास इस टेंजेंट के ऊपर दो लाइंस बन रही हैं, डिस्टेंसेस, एक ओपी है और एक ओसी है। लेकिन एक चीज समझिए, अगर मेरे पास एक लाइन है, अब इस पॉइंट से इसके ऊपर मैं कई सारे ऐसे लाइन सेगमेंट्स बना सकता हूं। लेट्स से एक परपेंडिकुलर भी होगा, तो लेट्स से पी क्यू आर एस टी। तो देखो, अगर कोई भी लाइन किसी पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, देन दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब ऐसा क्यों होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर होता है? तो देखो, अगर मैं ये ट्राइंगल कंसीडर करूं ओ आर एस, तो इस केस में ओ आर एस के केस में ओ एस जो है मेरा हाइपोटेन्यूज होगा और ओ आर मेरा लेट्स से परपेंडिकुलर होगा। और हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर से क्या होता है, ग्रेटर होता है। और अगर मैं ट्राइंगल पिक करूं ओ आर टी, तो ओ आर टी के केस में हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ओ टी होगा, तो उस केस में ओ टी आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। सो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो ये लाइन ओसी पार्ट जो है वो ओपी पार्ट से ग्रेटर है, या अगर मैं कोई और पॉइंट भी लेता हूं इसके ऊपर, उससे भी अगर ये ग्रेटर है, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए उसको कैसे करेंगे। हमें पता है कि जो पॉइंट पी है वो ए बी के ऊपर लाई कर रहा है, और जो पॉइंट क्यू है, और जो हमारा पॉइंट क्यू है वो हमारा जो है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर किसी पॉइंट, अगर इफ अ पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, तो जो उसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट विच लाइज ऑन द सर्कल। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो मेरा ओपी डिस्टेंस होगा वो ओ क्यू से क्या होगा, ग्रेटर होगा। और जो ओ क्यू है वो हमारा ओ सी के इक्वल है, बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। So if OP is greater than OQ and OQ is greater than OP, therefore we can say कि जो आपका OP डिस्टेंस होगा वो OC डिस्टेंस से भी क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। ठीक है। एंड लेट्स टे if we take any other point on AB, then the distance of that point from center will always be greater than OC. So OC is shortest distance on AB. Please excuse me for my handwriting. ठीक है। तो जो OC डिस्टेंस होगा वो AB के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, देयरफॉर जो आपका OC होगा वो AB के क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरी थ्योरम का प्रूफ क्लियर हो गया होगा कैसे हुआ। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंटरनल चॉइस ऑफ द 31st क्वेश्चन, दैट इज if a regular hexagon ABCDEF circumscribes a circle, then prove that AB plus CD plus EF is equal to BC plus DE plus FA। देखो ये बेटा आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है एक्चुअली, बेस ये आपका एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, उसके ऊपर बेस्ड है, बट ये थोड़ा सा उससे एक लेवल आप कह सकते हो ऊपर ही है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि एक हेक्सागन जो है वो एक सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सो लेट्स टेक अ हेक्सागन, और एक ये सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अगर हम इसकी चलो ओके, सो हमारे पास ये एक हेक्सागन है ए बी
C D E और F। एंड लेट्स से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये P है, ये Q, ये R S T और ये U। तो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने का मतलब कि सर्कल इसके अंदर इस अकॉर्डिंगली ड्रॉ किया गया कि ये हेक्सागन की सारी साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। एंड वी नीड टू प्रूव AB प्लस CD प्लस EF इज इक्वल टू BC प्लस DE प्लस F। अब देखो इसका प्रूफ है तो वैसे इजी, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगर आपको याद हो आपने क्वेश्चन किया था NCERT में, बस इंस्टेड ऑफ एक हेक्सागन वो एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा था। वे सेम ही है, दोनों का सिचुएशन सेम सी ही है, बस इसमें क्वाड्रिलेटर की जगह बस हमें हेक्सागन दे दिया गया। हमारी अप्रोच सेम ही रहने वाली है इसको प्रूव करने के लिए। अब आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस कीजिए, दैट इज AB प्लस CD प्लस EF के ऊपर, कि अगर मुझे प्रूव करना है AB प्लस CD प्लस EF कैसे बनेगा। तो देखिए अगर मैं AB की बात करूं, इन तीनों के पार्ट्स के जो साइड्स के पोर्शन है मुझे लेफ्ट साइड पे लिखने। अब AB कैसे बन रहा है, AB बन रहा है AP प्लस PB से, और ऐसे CD किससे मिलकर बन रहा है, CR प्लस DR से, एंड EF बन रहा है ET प्लस FT। तो ये जो पार्ट्स हैं इन सभी को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। तो अगर मैं बात करूं AP की, अब AP किसके इक्वल होगा, हमारा AU के। इसका क्या रीजन है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ऐसे ही आपका BP किसके इक्वल हो जाएगा, BQ के। सेम आपका CR जो है वो इक्वल हो जाएगा CQ के, एंड DR will be equal to DS. Okay, so equation 1 2 3 4 एंड और कौन सी रहेगी हमारी साइड, EF जो है हमारा बन रहा है ET प्लस FT से। तो ET इक्वल होगा ES के और FT इक्वल हो जाएगा आपका FU से। इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, तो इन सब का सेम रीजन है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, अब अगर मुझे इस लेफ्ट साइड के रिजल्ट को लाना है, देन आई नीड टू ऐड दिस ऑल 6 इक्वेशन। तो हम इन सभी 6 इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो इट विल बिकम AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR प्लस ET प्लस FT इज इक्वल टू AU प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS प्लस ES प्लस FU। अब देखिए हो गया प्रूफ, बस AP प्लस BP विल बिकम AB, CR प्लस DR विल बिकम CD, ET प्लस FT विल बिकम EF। अब सोचोगे सर राइट हैंड साइड का क्या, देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर आपने ठीक से बनाई है, राइट हैंड साइड भी आसानी से बन जाएगी। जैसे कि अगर आप देखो AU प्लस FU, तो AU प्लस FU विल बिकम AF, BQ प्लस CQ विल बिकम BC एंड ES प्लस DS विल बिकम DE। लो जी, हो गया प्रूफ। आई होप आपको ये प्रूविंग अच्छे से क्लियर होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है। इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो ये आपका मीडियन के ऊपर बेस्ड है। तो आपको पता है कि अगर हमें मीडियन को फाइंड आउट, मीडियन हमको गिवन है, आपको ये अननोन फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है, तो एक मुझे और कॉलम बनाना पड़ता है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कैसे बनता है कॉलम, सबसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी तो सेम आएगी, नेक्स्ट वालों को हम ऐड करते जाएंगे, तो x प्लस 5
it will become x plus 14, x plus 26, x plus y plus 26, x plus y plus 29, x plus y plus 31. सो जो हमें मीडियन गिवन है दैट इज 32.5. और जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है दैट इज L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. और जहां पे L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. लेकिन अब मीडियन क्लास कैसे ढूंढी जाती है? It is a median class is the class interval whose cumulative frequency is just greater than or equal to n/2. तो जो हमारे पास n है, जो कि टोटल फ्रीक्वेंसी का सम होता है 40, तो n/2 होगा 20. लेकिन अब मैं यहां से कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि इन सभी वैल्यू में से n/2 20 से जस्ट ग्रेटर कौन सी वैल्यू है? वो तो x और y की वैल्यू पर डिपेंड करता है. तो फिर यहाँ पे मीडियन क्लास कैसे ढूंढी जाती है? तो देखो इसका आंसर बहुत सिंपल है. वो मीडियन या मोड दिया होता है, इवन मोड वाला भी आपको सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो जिस इंटरवल में आपका मीडियन या मोड लगता है दैट क्लास इज योर मीडियन क्लास और मॉडल क्लास. तो यहाँ पे हमारा मीडियन 32.5 है, जो किसके बिटवीन लाई कर रहा है 30 to 40. तो बेटा जो आपकी मीडियन क्लास होगी दैट इज 30 to 40 होगी. सो इन दैट केस आपका L कितना हो जाएगा 30. F frequency of the median class that is 12. CF cumulative frequency above median class that is x plus 14. ओके. और h क्या होगा, क्लास विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, जो कि हमें 10 दी है. तो अगर हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें सो इट विल बिकम 32.5 प्लस इक्वल्स टू L है हमारा 30 प्लस n/2 है हमारा 20, CF है हमारा x प्लस 14 और F है हमारा 12 एंड इनटू हमारा H है 10. ओके. लेकिन मैंने यहाँ पर एक एरर किया हुआ है. और एरर क्या है बेटा कि मुझे इस x प्लस 14 को ब्रैकेट में करना होगा. ये आप सभी स्टूडेंट से कॉमन एरर करते हैं बेटा, इसका ध्यान जरूर रखना. क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टर्म्स हैं इस टर्म इसके अंदर CF में, तो आपके या तो आप डायरेक्ट साइन चेंज करके लिख दीजिए या इसको ब्रैकेट में रखिए. तो मैं 30 को वहाँ ट्रांसपोज कर देता हूँ. इट विल बिकम 2.5. So it will become 20 minus x minus 14 upon 12 into 10. तो 10 और 12 का 6 और ये 5. So 2.5 into 6 will be 15 and it will become 20 minus 14 is 6 minus x into 5. तो मैं इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ. 5 डिवाइड कर देगा 15 को, सो इट विल बिकम 3. तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3. गॉट इट. लेकिन अब हम y की वैल्यू कैसे ढूंढें? हमें x तो मिल गया है 3 है, लेकिन y कैसे फाइंड आउट होगा? तो देखिए हमें एक चीज गिवन है कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो 40 है और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, जो इसका लास्ट वाला x प्लस वाई प्लस 31 है. अगर इन सबको ऐड करें तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये फ्रीक्वेंसी के टोटल के ही इक्वल होगा. सो हमारा x प्लस वाई कितना आ गया 9. 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 9. सो द y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6. गॉट इट. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. ये थोड़ी अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ दी गई है. In a flight of 600 km, an aircraft slowed down its speed due to bad weather. Its average speed for the trip reduced by 200 km per hour from its usual speed, and the time of flight increased by 30 minutes. Find the scheduled duration of the flight. कह रहा है एक फ्लाइट है, उसको 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन उसकी स्पीड को स्लो कर दिया गया ड्यू टू बैड वेदर.
तो अब उसकी स्पीड अगर कम कर दी गई है, कितनी कर दी गई है, 200 किलोमीटर पर आवर। जो भी उसकी यूजुअल स्पीड थी उससे 200 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर दिया गया। लेकिन उससे क्या हुआ, स्पीड अगर रिड्यूस की जाएगी तो टाइम जो है फ्लाइट का इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 30। तो हमें उस ड्यूरेशन, फ्लाइट की ड्यूरेशन बतानी है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे स्पीड को लेट कर रहा हूँ एक्स, आप चाहो तो ड्यूरेशन को करके भी कर सकते हैं, मैं स्पीड को कर रहा हूँ। लेट स्पीड ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू एक्स। अब अगर मान लो उसकी स्पीड रिड्यूस ना की जाए, लेट्स से उसकी स्पीड एक्स ही है, तो उसको टाइम कितना लगता है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। लेकिन अब जो स्पीड है, ड्यू टू बैड वेदर, उसकी स्पीड अगर 200 किलोमीटर पर आवर क्या कर दी गई है, रिड्यूस, तो अब जो नई स्पीड है वो क्या बन जाएगी, x माइनस 200। ओके। और जो अब जो नया टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस 600 अपॉन स्पीड क्या है, x माइनस 200। ओके। लेकिन अब इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाएगी, देखो ये जो 30 मिनट टाइम इंक्रीज हुआ है फ्लाइट का, क्या मैं कह सकता हूँ जो नया टाइम है जिसमें स्पीड रिड्यूस हुई है और जो यूजुअल टाइम था, क्या वो उसी का डिफरेंस ही तो दिया हुआ है 30 मिनट्स। मतलब दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो 30 मिनट्स ही था, क्योंकि टाइम का, फ्लाइट का टाइम इंक्रीज हो गया 30 मिनट्स। तो दोनों का डिफरेंस हम कितना ले लेंगे, 30 मिनट्स। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ग्रेटर टाइम में से ही स्मॉलर टाइम माइनस करना है। अगर आपने स्मॉलर टाइम में से ग्रेटर टाइम सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। दोनों में से कौन सा टाइम ग्रेटर होगा, जिसमें स्पीड आपकी कम होगी, जो कि ये वाला टाइम है 600 अपॉन x माइनस 200। इस ग्रेटर टाइम में से ये पहले वाला जो टाइम है, यूजुअल टाइम, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हम इसको किसके इक्वल ले लेंगे, 30। लेकिन यहाँ भी एक गलती है अभी, ये जो है हमारी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है और ये ड्यूरेशन है मिनट्स में। तो आपको इसको ठीक करने के लिए यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू आवर्स, ये बेटा ध्यान रखना। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो एलसीएम जो है वो आएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 200 एंड 600x माइनस 600 इंटू एक्स माइनस 200, एंड इसको रिड्यूस करेंगे तो लगेगा 1/2। 600x माइनस 600x प्लस 1,20,000 एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल्स टू 1/2। ये तो दोनों कैंसल आउट हो गए। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल्स टू 2,40,000। ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। नाउ इट्स अप टू यू, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना चाहते हैं या अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर आप इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, सो इट विल बिकम माइनस 600x प्लस 400x। क्योंकि अगर आप इसका प्रोडक्ट भी देखेंगे, अगर आपको 600 को 400 से मल्टीप्लाई करवाया माइनस 600 को, सो प्रोडक्ट विल बी 2,40,000 ही आएगा नेगेटिव में। ओके। तो आपके जो दो फैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे x माइनस 600 इंटू एक्स प्लस 400। तो x की वैल्यू आ गई 600 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस 400। बट क्योंकि x रिप्रेजेंट द स्पीड, एज स्पीड कांट बी नेगेटिव, सो आपकी जो x की वैल्यू होगी वो होगी 600। लेकिन हमें स्पीड नहीं फाइंड आउट करनी, हमें ड्यूरेशन बतानी है। तो स्केड्यूल ड्यूरेशन कौन सी होगी, स्केड्यूल ड्यूरेशन मतलब ओरिजिनल ड्यूरेशन, दैट इज दिस वन। सो स्केड्यूल ड्यूरेशन विल बी 600 बाय 600, जो कि कितना होगा आपका 1 आवर। सो टोटल कितना टाइम लगेगा उस फ्लाइट को, 1 आवर लगेगा। और अपने आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। अगर देखो 600 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो 600 बाय 600 1 आवर आया। अगर मैं उसकी स्पीड कर दूं डिक्रीज, तो पहले 600 थी, अब 200 माइनस होगी तो वो बन जाएगा 400। तो अगर मैं 600 डिस्टेंस अपॉन अब स्पीड करूं,
तो ये बन जाएगा 3/2 आवर्स। तो पहले 1 आवर लग रहा था, अब 1.5 आवर लगेगा, तो देखो 30 मिनट्स ही तो इंक्रीज हुआ। तो आप अपनी ऐसी वर्ड प्रॉब्लम के आंसर को चेक भी कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड क्वेश्चन में पुट करना है, इक्वेशन में मत पुट करना है, बिकॉज हमारे अगर मान लो इक्वेशन गलत है तो हमारी रूट्स भी, वैल्यूज भी गलत ही आएंगी, तो क्वेश्चन में पुट करके देखना। आई होप आपको ये वर्ड प्रॉब्लम क्लियर होगी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम है, टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है। Two pipes are used to fill a swimming pool. If the pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. How long it would take for each pipe to fill the pool separately if the pipe of smaller diameter takes 10 hours more than pipe of larger diameter to fill the pool. तो कह रहा है दो पाइप्स यूज करी जा रही हैं स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए। तो कह रहा है जो बड़े डायमीटर वाली पाइप को अगर हम 4 आवर्स के लिए यूज करें और स्मॉलर डायमीटर को 9 आवर्स के लिए यूज करें तो सिर्फ कितना पूल फिल होगा, हाफ। तो कहता अगर ये दोनों इंडिविजुअली पूल को फिल करना चाहें तो कितना टाइम लगेगा। कंडीशन ये है कि स्मॉलर डायमीटर वाली पाइप जो है वो 10 आवर्स ज़्यादा लेगी लार्जर वाले से। तो किसका टाइम लेट किया जाएगा जिसके साथ कंपेरिजन किया गया, तो लेट टाइम टेकन बाय लार्जर डायामीटर पाइप। तो इसको हम लेट कर लेते हैं x, एंड टाइम टेकन बाय स्मॉल डायमीटर वाली पाइप का क्या होगा, 10 आवर्स ज़्यादा ले रही है तो x प्लस 10। लेकिन एक बात बताइए, लेट से आप किसी काम को 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, मैं उस काम को 3 आवर्स में कर रहा हूँ, तो अगर हम मिलके उस काम को करें तो क्या हमें 5 आवर्स लगेंगे। मतलब क्या मैं यहाँ से टाइम की हेल्प से इक्वेशन बना सकता हूँ? नहीं, कोई सेंस नहीं बन रही ना कि आप 2 आवर्स में कर रहे हैं, मैं 3 आवर्स में कर रहा हूँ काम को और हमें टोटल 5 आवर्स लगेंगे। तो यहाँ पर जो हेल्प ली जाती है वो इक्वेशन फॉर्म की जाती है वर्क डन की हेल्प से। अब वर्क डन और टाइम में क्या रिलेशन होता है। लेट से आपने, जैसे कि अभी सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन की, आप किसी काम को 2 आवर्स में कर रहे हैं, तो आपने उस वर्क का कितना पार्ट 1 आवर में किया होगा। अगर आपको 2 आवर्स लग रहे हैं तो आपने कैसे किया होगा, फर्स्ट आवर में 1/2 पोर्शन किया होगा, सेकेंड आवर में 1/2 पोर्शन किया होगा, तो 1/2 प्लस 1/2 तब जाकर आपका 1 बनेगा। सिमिलरली जैसे अगर मैंने 3 आवर्स लिए थे तो मैं क्या करूंगा, उस पोर्शन का, उस वर्क का 1/3 फर्स्ट आवर में करेंगे, सेकेंड आवर में 1/3 करेंगे, थर्ड में भी 1/3 करेंगे, तो आप ऐड करेंगे सो इट विल 1, तो दिस 1 रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट वर्क। देखो यहाँ पे कंडीशन हमें एग्जाम्पशन लेके चलनी पड़ेगी कि जो आपकी वर्क की एफिशिएंसी है वो पर आवर बोल लो, अगर आर का क्वेश्चन है, डेज है, या वो सेम है। ऐसे नहीं कि फर्स्ट आवर में आपने ज़्यादा काम किया, सेकेंड आवर में कम किया, इसमें कंडीशन लेके चलनी पड़ती है कि आपकी एफिशिएंसी सेम। तो मुझे बताइए वर्क डन, अब यहाँ पे पाइप जो है, तो क्या मैं कह सकता हूँ टाइम और वर्क का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप 3 आवर्स, मैंने 3 आवर्स में काम किया तो मैंने उसको काम को करने के लिए 1/3 टाइम लिया, 1/3 वर्क किया इन 1 आवर। सो टाइम एंड वर्क एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब यहाँ पे वर्क का मतलब क्या, पूल फिल किया जा रहा है, तो पूल फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर लेंगे, क्योंकि मैं टाइम आर में दिया हुआ है, डेज में दिया होता है डेज में लिखते हैं, मिनट में दिया होता है मिनट में करते हैं। तो अगर उसने एक्स टाइम लिया है तो उसने 1/x फिल कर दिया होगा। तो पूल फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर कितना होगा, 1/x प्लस 10। ओके, अब मैं इसकी हेल्प से इक्वेशन फॉर्म करूंगा। अब देखो ये जो वर्क है लार्जर पाइप का वो 1 आवर का है, लेकिन जो लार्जर पाइप है दैट इज यूज फॉर 4 आवर्स, 4 आवर्स के लिए यूज किया गया। तो अगर उसने 1 आवर में 1/x किया है तो 4 आवर्स में कितना किया होगा, 4/x किया होगा। प्लस अब स्मॉलर टैप डायमीटर टैप ने, पाइप ने 9 आवर्स लिए हैं, है ना, 9 आवर्स के लिए यूज हुए, तो 1 आवर में 1/x प्लस 10 है, तो 9 आवर्स में कितना होगा, 9/x प्लस 10। तो इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ पूल हुआ फिल, तो 1/2 के इक्वल होगा। हाँ, एक चीज का बेटा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मान लो ये दिया होता कि ये हाफ आवर्स में फिल कर रहे हैं, हाफ आवर्स, अगर ये टाइम गिवन होता,
अब ये दोनों वर्क को डिनोट कर रहे हैं 4/x और 9/x+10, और ये टाइम के मैं सम के इक्वल तो कर नहीं सकता, तो उस केस में मुझे इसको भी क्या करना पड़ता, वर्क में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ता। बट क्योंकि यहाँ पे 1/2 वर्क को ही डिनोट कर रहे हैं तो हम इसको रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। आई होप आपको इक्वेशन कैसे बनी है वो क्लियर होगी। बस अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है। नाउ वी विल टेक एलसीएम, सो इट विल बिकम x into x plus 10, so it will become 4 into x plus 10 plus 9x is equals to 1/2. So 4x plus 40 plus 9x equals to 1/2, and denominator में बन गया x square plus 10x. So क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x plus 9x 13x into 2 कितना हो जाएगा 26x plus 40 into 2 is 80, x square plus 10x. So x square minus 16x, sorry, minus 80 is equals to 0. फिर वही कि या तो स्प्लिटिंग कर लो या क्वाड्रेटिक लगा सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग करना चाहें तो जो इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होंगे दैट वुड बी 20 और 4, तो -20x प्लस 4x। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 20 और एक -4। बट यहाँ पे x रिप्रेजेंट्स द टाइम, तो एज टाइम कांट बी नेगेटिव, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो जो आपकी लार्जर पाइप है इट विल टेक 20 आवर्स, और जो स्मॉलर वाली पाइप है इट विल टेक 30 आवर्स। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो बेटा ये जो सभी क्वेश्चंस थे ये सभी सेट, ये जो क्वेश्चन थे सभी ये सभी सेट 1 से डिफरेंट थे सेट 2 के। तो जैसा कि मैंने कहा शुरू में वीडियो के कि जो सेट 2 वाले जो क्वेश्चंस है वो मैंने सेट 1 में ऑलरेडी कवर कर दिए, तो आप उस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, don't forget to like this video and share it to your friends, and don't forget to subscribe to my channel. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।